हेलो डियर स्टूडेंट्स। आपको जो मैंने इसके पहले टॉपिक पढ़ाया था वो था मौर्य काल के बारे में। ठीक है, उसमें हम अशोक, सम्राट अशोक और उसके अभिलेखों के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो आज नया टॉपिक आपके लिए मैं लेके आई हूँ, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल को अगर आप दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो क्या होगा, मौर्य धन उत्तर। अगर आप इसका संधि विच्छेद करें तो मौर्योत्तर काल में मौर्य और उत्तर। ठीक है, तो मौर्य मतलब मौर्यों के, उत्तर मतलब होता है बाद में। तो मौर्यों के जो बाद का काल था, उनके बाद कौन कौन से राजवंश आए, कैसा समाज, भारतीय समाज कैसा रहा और क्या क्या उसमें प्रोग्रेस हुई, क्या चेंजेस आए, वो सब इसको हमें मौर्योत्तर काल के बारे में इसमें पढ़ना है, इस टॉपिक में पढ़ना है। और ये आपका अभी सेकंड चैप्टर ही चल रहा है। सेकंड चैप्टर के अंदर ही बहुत सारा टॉपिक है और ये जो टॉपिक आपको मैं पढ़ा रही हूँ ये बहुत बड़ा है, बहुत लेंथी है, लेकिन इसको मैंने शॉर्ट में करने की कोशिश की है। तो चलिए चलते हैं मौर्योत्तर काल में। अगली स्लाइड देखते हैं। देखिए, ये है परिचय। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? इतिहासकारों ने मौर्योत्तर काल के बारे में आपका जो भी लेख मतलब लिखा है उसके बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिलती है? तो वो साहित्यिक ग्रंथ हैं, जैसे कि पुराण पुराण है ना, जैसे विष्णु पुराण, इसमें मनु क्या कहते हैं, ये आपका विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, स्कंद पुराण है और भी बहुत सारे पुराण हैं। टोटल बहुत सारे पुराण, 18 पुराण बोले जाते हैं। ऐसे स्मृति ग्रंथ हैं। स्मृति ग्रंथ जो हिंदुओं के मतलब सनातन धर्म जो शुरुआत में जो चलता था, उनकी जो कानून संबंधी पुस्तकें होती थी उनको स्मृति ग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, उसमें नियम कानून लिखे हुए हैं। बौद्ध ग्रंथ, जो बौद्ध धर्म आया उसको अगला जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी बौद्ध और जैन धर्म के बारे में ही पढ़ाऊंगी। तो बौद्ध ग्रंथ, जो जितने भी हमारे बौद्ध ग्रंथ थे, कई बौद्ध ग्रंथ हैं। और जातक कथाएं क्या थी? महात्मा बुद्ध के जो जो जन्म की कथाएं हैं, महात्मा बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जातक कथाएं कहते हैं। ठीक है, महर्षि पतंजलि, एक महर्षि हुए थे बहुत बड़े, पतंजलि, उन्होंने ग्रंथ लिखा था महाभाष्य। उस समय के सिक्कों, अभिलेखों और एक कोई बाहर का विदेशी एक लेखक था प्लिनी, उसने एक ग्रंथ लिखा था नेचुरल हिस्टोरिका। और ऐसे ही बहुत सारे कई ग्रंथ हैं जिनसे हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हमारे स्रोत हैं जहाँ से हमको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, तो देखिए अगला जो बिंदु है वो है कि मौर्य वंश के पतन के साथ, जैसे ही मौर्य वंश, क्योंकि मौर्य वंश में आपने देखा पढ़ा था कि मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक लास्ट लगभग कौन रहा? अशोक रहा। सम्राट अशोक के बारे में हमने पढ़ा, उसके अभिलेखों के बारे में हमने पढ़ा। सम्राट अशोक के बाद के काल में जो शासक थे वो इतने, मौर्य शासक जो थे वो इतने अधिक पावरफुल नहीं थे, किंग बहुत अच्छे नहीं थे। ठीक है, उनके उत्तराधिकारी अशोक के जो थे वो ज्यादा पावरफुल नहीं थे। तो धीरे धीरे करके साम्राज्य का क्या होने लग गया? पतन होने लग गया। ठीक है, तो अब जब एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सत्ता कोई है ही नहीं तो उसके अभाव में क्या होता है? ये मैंने हमें आज हमेशा आपको पढ़ाया है, हमेशा आपको बताया है। 11th क्लास में भी जब आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा था तब भी आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे सामंत शासक उभर के आ गए थे। एक राजा कमजोर हुआ शक्तिशाली तो उसके जगह दूसरे शासक उभरने लग जाते हैं और छोटे छोटे कई शासक आने लग जाते हैं, है ना? पढ़ाया था ना जब सामंत फ्यूडलिज्म वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो याद होगा आपको। तो मौर्य वंश के पतन के साथ ही ठीक वैसा ही भारत में भी हुआ। अलग भारतीय महाद्वीप में अलग अलग राजवंशों का उदय हुआ। ठीक है, और देखिए अगला बिंदु मैंने साफ साफ लिखा है कि किसी केंद्रीकृत और सुदृढ़ सत्ता के अभाव में कई बाह्य प्रवेश भी भारतीय उपमहाद्वीप में हुए। यानी कि कोई बहुत सारे बाहर से भी जो थे लोग आए, जैसे कि इसमें आप देखो कि कुषाण कुषाण शासक आए, हिंद यवन शासक आए, शक आए। ये सारे प्रजातियां थी जो अलग अलग तरीकों से भारत में आई और भारत में उन्होंने अपना राज स्थापित किया। और साथ ही साथ धीरे धीरे करके भारतीय समाज का ही अंग बन गई। मतलब अब इनमें से हम इनमें क्या है, ये बाहर नहीं गए, इनको बाहर खदेड़ा नहीं गया, ये भारतीय समाज के ही अंग हैं। शक, कुषाण, हूण और जितने भी कई भाई जो बाहरी तत्व थे वो भारतीय समाज में धीरे धीरे विलीन हो गए। मतलब हमें जो है इनका रक्त भी शामिल है। तो हम ये, मैंने आपको पहले भी बताया था इतिहास में कि कोई कहता है कि मैं बिल्कुल प्योर नस्ल का हूँ, मैं बिल्कुल शुद्ध जाति प्रजाति का हूँ, मेरा शुद्ध खून है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इतिहास पढ़ने वालों को कभी भी ये नहीं सोचना चलना चाहिए कि हम ही शुद्ध हैं। ठीक है, तो हमारा जो उद्गम हुआ है वहां से लेकर और जहां तक हम पहुंचे हैं, ये मानव जाति, हमारी प्रजातियां, वहां तक हम कई दौरों से होकर गुजरते हुए आए हैं। ठीक है, तो ये शक, कुषाण, हूँ, जो अलग अलग प्रजातियां, हिंद यवन शासक, पहलव, ये सब आए थे भारत के अंदर और उन्होंने अलग अलग टाइम में भारत के अंदर राज्य स्थापित किया। ठीक है, और धीरे धीरे करके भारतीय समाज का ही अंग बन गए। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मौर्योत्तर काल में देखिए भारत
को हम बेसिकली दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। ठीक है, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज शक्तियों का उदय हुआ, क्योंकि मौर्य वंश का पतन तो हो ही चुका था। मौर्य वंश के बाद जो अलग अलग राज शक्तियां उत्तर दक्षिण भारत में आई, उनके बारे में हम देखते हैं। तो उत्तर भारत में विभिन्न राजवंश, जो मौर्य के पश्चात जिन जिन राज शक्तियों का उदय हुआ, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। तो बृहदत्त की हत्या उसी के एक सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग उसका सेनापति था बृहदत्त का। वो बृहदत्त अंतिम मौर्य राजा था, तो उसकी हत्या कर दी क्योंकि वो एक अच्छा शासक नहीं था, एक पावरफुल किंग नहीं था। तो पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, और अपना एक नया राजवंश स्थापित किया जिसका नाम था शुंग राजवंश। उसके बाद कर्ण, आभीर और ऐसे कई शासक, कई राजवंश हमारे भारत की उपमहाद्वीप में समय समय पर हुए। भारत, उत्तर भारत और पश्चिमी भारत में कई वायु प्रवेश भी हुए। ठीक है, और वहां वहां नए नए शासकों का उदय हुआ, जैसे कि हिंद यवन शासक। ठीक है, ये हिंद यवन शासक क्या है, ये बैक्टीरिया यानी कि यवन शासक थे। जो आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला इलाका है ना, जो ये क्षेत्र है, वहां पे इनका राज था। धीरे धीरे करके उन्होंने भारत के अंदर, मतलब ये पहले तो पूरा का पूरा क्या था, ये सारा आर्यव्रत था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये तो बाद में अलग हुए, सारा का सारा तो इंडिया ही था पहले। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में इनके जो है जो इनकी शासन था, इनका चालू था। ठीक है, इसके अलावा शक हो गए, पहलव हो गए, कुषाण हो गए, ये कई राजा राजवंश समय समय पर आए। दक्षिण भारत में, ये तो हमने उत्तर भारत की बात की, उत्तर भारत में जो शुंग कण्व थे, ये तो अंदरूनी मतलब आंतरिक राजा ही थे। लेकिन जो ये हिंद यवन शक पहलव कुषाण थे, ये बाह्य शक्तियां थी, ये बाहर से आई थी भारत के अंदर। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण भारत में भी अलग अलग राजवंश उस समय भारत में उदय हो रहे थे। ठीक, मौर्य के पतन तो हो गया, मौर्य के पतन के साथ उत्तर भारत में अलग राजवंशों का उदय हो रहा था, दक्षिण भारत में अलग। तो दक्षिण भारत में कौन कौन सी राज शक्तियां उदित हो रही थी, वो है चोल, चेर, पांड्य। ठीक है, और महाराष्ट्र वाला जो इलाका है वहां पर सातवाहन। ठीक है, तो चोल, चेर, पांड्य जो महत्वपूर्ण राजवंश है दक्षिण भारत के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कक्षा 6, 7, 8 में भी आपने इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा, वो बात अलग है कि आप लोग भूल चुके हो। तो चोल, चेर, पांड्य जो है वो दक्षिण भारत की काफी शक्तिशाली शक्तियां थी उस समय में, और इनके बारे में हमें तमिल संगम ग्रंथों से पता चलता है। तो ये एक प्रकार के तमिल, तमिल मतलब तमिल, वहां की भाषा, दक्षिण भारत की तमिलनाडु वाला इलाका जो है, वहां की भाषा तमिल थी। ठीक है, तो सबसे प्राचीन भाषा तमिल ही मानी जाती है वैसे। तो तमिल जो है, उसी तमिल संगम ग्रंथों से इन चोल, चेर, पांडु के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तमिल भाषा भी जो है बहुत प्राचीन है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, संस्कृत भी प्राचीन है, लेकिन तमिल जो भाषा है उसके जो संगम ग्रंथ हैं, उससे इन चोल, चेर, पांडु के बारे में हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो दक्षिण भारत में ये राजवंश उदित हो रहे थे, और उत्तर भारत में जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। ठीक है, आगे अगली स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो आपकी है वो है, देखिए ये जो मैंने मैप दिखा रखा है आपको, इस मैप में मैंने आपको बताने की कोशिश की, दो मैप है अलग अलग। ठीक है, दोनों मैप हैं, दो आप देख रहे होगे, दो मैप एक साथ चिपका के मैंने लगाए हुए हैं, दोनों मैप हैं। दोनों मैपों में आपको, इन दोनों मानचित्र में आपको अलग अलग राजवंश शक्तियां दिखाई हुई हैं। देखिए, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं जो ये जो आपका लेफ्ट साइड वाला जो आपका ये है मैप, इसमें देखिए आपको यहाँ पर एक आपको इंडो ग्रीक शासक दिख रहे हैं। ठीक है, इंडो ग्रीक शासक के अलावा आपको नीचे क्या कहते हैं, जो दक्षिण भारत में आ जाएंगे तो आप यहाँ पे देखिए सातवाहन अंपायर लिखा है। अंपायर मतलब होता है राज। ठीक है, राजा, राजवंश है ना, तो अब सातवाहन अंपायर है। ठीक है, ये नीचे देखिए, इसका और नीचे आ जाएंगे, अगर आप कर्नाटक वाले जो ये पिंक लाइन से, पिंक से लिखा हुआ देखो, चोलास, चोल, पांड्यास, पांड्य किंगडम। ठीक है, मतलब राजवंश। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ये इंडो ग्रीक लिखा हुआ है उत्तर भारत में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अगर आप जो ये उत्तर प्रदेश और वाला इलाका जो है, यहाँ पे येलो कलर से लिखा हुआ है शुंग अंपायर, शुंग, शुंग राजवंश ये है। ठीक है, इसके अलावा ये तो दो मैप मैंने आपको दिखाए हैं, जिन दोनों मैपों में मैंने आपको इसको बताने की कोशिश की है कि ऐसे अलग अलग राज शक्तियां उस समय भारत के अंदर उदित हो रही थी। कहीं पे सातवाहन राज्य उदित हो रहा था, कहीं पे पांड्य, कहीं पर चोल, कहीं पे चेर, कहीं पर हिंद यवन शासकों का राज चल रहा था, तो कहीं पर कुषाण। तो एक टाइम पीरियड जो है बहुत लंबा है, जो आप मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं, ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है, और इस टाइम पीरियड में अलग अलग टाइम पर अलग अलग राज शक्तियां भारत में उदित होती रही। ठीक है, तो ये मैप के द्वारा इसको समझाने की कोशिश की है। आप इस मैप को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है आपके उत्तर भारत का शक्तिशाली राजवंश। उत्तर भारत में अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया में कौन से शक्तिशाली राजवंश थे? नॉर्थ इंडिया में देखिए, उत्तर भारत के शक्तिशाली राजवंशों में सबसे महत्वपूर्ण आए कुषाण और गुप्त। तो गुप्त राजा और कुषाण राजा। कुषाण तो निश्चित रूप से, कुषाण एक वाह्य प्रजाति थी, बाहर से आई थी। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि ये चाइना, चीन के एक प्रजाति थी, यूची प्रजाति। वहां से ये लोग पलायन करते हुए भारत के अंदर आए और इनकी कई शाखाएं बटी, कुछ कहीं, कुछ रोम साइड गई, कुछ भारत में आई। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर आकर के अपना राजवंश स्थापित किया, कुषाण राजवंश। ठीक है, और इसके बाद के कालों में, कुषाणों के बाद बहुत बाद में गुप्त राजवंश, गुप्त शक्ति भारत के अंदर उदित हुई। ठीक है, गुप्त राजा भी काफी शक्तिशाली थे और उन्होंने बहुत लंबे टाइम पीरियड तक भारत के अंदर राज किया था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शासन किया। सर्वप्रथम संभवतः कुषाण राजा, देखिए इससे पहले तक क्या था कि कुषाण जो राजा थे, वो कुषाण राजाओं में सबसे शक्तिशाली कुषाण जो राजा था उसका नाम था कनिष्क। कनिष्क नाम का, वैसे तो राजा बहुत सारे थे, भीम कटफिसेस था, ठीक है, कुजुल कटफिसेस था, ये सारे शासक कुषाण राजाओं के नाम है। कुजुल कटफिसेस, भीम कटफिसेस राजाओं के नाम है। ठीक है, लेकिन ये सब आप इतना डिटेल मत जाइए, क्योंकि आप अगर आगे हिस्ट्री लेंगे तो आप उसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ी बड़ी क्लासों में जब आप पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पर आप यहाँ पे केवल इतना ध्यान रखिए कि कुषाण काल का सबसे शक्तिशाली, जो सबसे पावरफुल जो राजा था वो था कनिष्क। तो ये कुषाण राजाओं की एक विशेषता थी, इन्होंने क्या किया कि राजपद को, मतलब राजा के पद को एक दैविक पद माना। मतलब आज से पहले क्या होता था कि राजा, देखिए आपने वैदिक काल पढ़ा था, तो वैदिक काल में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि राजा जो था वो सर्वसम्मति से चुना जाता था, जो योग्य होता था वही व्यक्ति शासक बनता था। ठीक है, इस टाइप की चीजें मैंने आपको बताई थी। तो राजा को एक ऐसा ईश्वरीय दर्जा नहीं दिया गया था। ठीक है, लेकिन कुषाण वंश के जो राजा थे वही सर्वप्रथम ऐसे शक्तिशाली, ऐसे राजा हुए जिन्होंने राजा के पद को एक दैविक पद माना। उन्होंने क्या माना, उन्होंने समाज में फैलाया कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और ईश्वरीय प्रतिनिधि के रूप में वो शासन करने, जनता के ऊपर शासन करने के लिए भेजा गया है। तो यानी कि आप जो भी राजा आपको कोई भी आदेश देता है, कोई भी ऑर्डर देता है, तो वो आदेश और ऑर्डर मानना जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ऐसा मानिए कि आपको राजा नहीं बल्कि प्रत्यक्ष ईश्वर कोई ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, तो भाई कोई भगवान अगर आपको ऑर्डर देगा, कोई आदेश देगा, तो निश्चित रूप से आप पालन करेंगे ना। तो वही चीज कि एक प्रकार से अपनी पावर दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम राजा नहीं है, हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। तो ये काम सबसे पहले भारत के अंदर किसने शुरू किया? कुषाण राजाओं ने। ठीक है, तो इन कुषाण राजाओं के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? अभिलेखों से, सिक्कों से, मूर्तियों से। तो मथुरा, यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो मथुरा है, वहां पे छोटा सा गांव है माट। तो माट नाम के गांव से में खुदाई जब की गई तो वहां से बहुत सारी ऐसी मूर्तियां कुषाण काल की प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त राजवंश। गुप्त राज में भारत में, यानी कि उत्तर भारत में गुप्त राजाओं के बाद, सॉरी, कुषाण राजाओं के बाद सबसे शक्तिशाली राजा जो फिर से दोबारा उदित हुए वो थे गुप्त राजा। देखो समय समय पर क्या होता है, पहले एक शक्ति उदित होती है, वो काफी शक्तिशाली रहती है, पूरा कंट्रोल करती है, फिर धीरे धीरे उसका पतन हो जाता है। उसका पतन होता है तो छोटे मोटे कई राजवंश फिर से उदित हो जाते हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं, फिर कोई उनमें एक शक्तिशाली शक्ति जो होती है वो फिर से उभर कर सामने आती है, फिर वो अपना राजवंश कायम करती है। तो इस प्रकार से ये तो चलता रहता है। ठीक है, तो पहले मौर्य आए, मौर्यों के बाद पतन हुआ, तो फिर उसके बाद भारत के अंदर, फिर उत्तर भारत में फिर कुषाण शक्ति सबसे शक्तिशाली रूप में उभर के सामने आई। फिर कुषाणों का जब पतन हुआ तो फिर गुप्त आए, फिर जब गुप्तों का पतन होगा तो फिर से अराजकता की स्थिति पैदा होगी, और उसके बाद हर्षवर्धन आएगा, सम्राट हर्षवर्धन। फिर सम्राट हर्षवर्धन की भी जब मृत्यु हो जाएगी, फिर से भारत के अंदर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे कई राजपूत राजवंश आ जाएंगे, है ना। तो ये प्रकार से क्रम चलता ही रहा, चलता ही रहा। ठीक है, लास्ट में फिर जब आप अगला जो वो पढ़ोगे, अगली बुक आपकी पढ़ोगे, वो पूरी मध्यकाल के ऊपर है। तो मध्यकाल में उसमें क्या है, सल्तनत, यानी कि जो सुल्तान चलने लग गए, क्योंकि सुल्तानों का शासन चलने लग गया। फिर मुगल आए, फिर मुगलों का शासन चला, फिर मुगलों के बाद अंग्रेजों का शासन चला। तो ऐसे चलता रहा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कुषाणों की शक्ति जब खत्म हुई तो उसके बाद कौन सी शक्तिशाली शक्ति उभर कर सामने आई फिर से उत्तर भारत के अंदर? गुप्त राजाओं। ठीक है, तो ये गुप्त राजा भी काफी चौथी शताब्दी ईस्वी से इनका शासन आरंभ हुआ। ठीक है, इनके बारे में भी हमें जानकारी इनके सिक्कों से, अभिलेखों से, इनके साहित्यों से पता चलती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कुछ गुप्त राजाओं के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है,
चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त नाम के बहुत राजा इतिहास में हुए हैं, कंफ्यूज मत करना। चंद्रगुप्त मौर्य, जो आपने मौर्य राजवंश में पढ़ा था, पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य था, वो बिल्कुल अलग था, वो मौर्य वंश का राजा है, उसके नाम के पीछे चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त प्रथम है, ये गुप्त वंश का राजा है, ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त भी काफी शक्तिशाली आया था, गुप्त राजवंश का। और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसके नाम से विक्रमी संवत चला था, ठीक है। ये राजा हुए। तो चंद्रगुप्त नाम के बहुत राजा हुए हैं, तो उनमें कंफ्यूज मत होना। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, विक्रमादित्य उसकी उपाधि थी, ठीक है। सम्राट समुद्रगुप्त जो था वो गुप्त वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। प्रशस्ति क्या होती है, देखो प्रशस्ति अभी मैं आपको बताती हूँ आगे। उत्तर भारत को मौर्य शासकों के बाद पुनः केंद्रीकृत रूप प्रदान करने का जो काम किया था वो किसने किया, गुप्तों ने। यानी जैसे सुदृढ़ और शक्तिशाली राजवंश मौर्य राजवंश था, उसके बाद कोई उत्तर भारत के अंदर जो शक्तिशाली सत्ता स्थापित हुई वो फिर किसकी थी, मौर्यों के बाद गुप्तों की। हालांकि कुषाणों ने भी प्रयास किया था, लेकिन कुषाण एक लिमिट तक, एक बहुत कम टाइम तक ही शासन कर पाए थे, और उसमें केवल कनिष्क ही था जो शक्तिशाली राजा बना था। उसके अलावा ना उससे पहले के कोई राजा इतने पावरफुल हुए थे कनिष्क के पहले, और ना ही कनिष्क के बाद कोई शक्तिशाली राजा कुषाण वंश के अंदर हुए। तो लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक शक्तिशाली राजाओं का जो दौर शुरू हुआ वो मौर्यों के बाद गुप्त काल में ही शुरू हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है आपकी प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, जो आप ये चित्र देख रहे हैं ये प्रयाग प्रशस्ति है। दरअसल ये जो है अशोक का ही क्या है, स्तंभ अभिलेख है। इसी अशोक के स्तंभ अभिलेख में एक प्रशस्ति का मतलब पहले आप समझ लीजिए क्या होता है। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा, यानी कि राजा की प्रशंसा में जो लेख लिखा जाता है ना, उसे प्रशस्ति कहते हैं। अभिलेख अलग हुआ, ठीक है, अभिलेख अलग, प्रशस्ति अलग। प्रशस्ति ये है अशोक का ही अभिलेख है। इसी अभिलेख में ये एक क्या है, खंबा है, पिलर, ठीक है। कहाँ है, प्रयाग मतलब इलाहाबाद में है ये। और इसी अशोक के अभिलेख में ही एक और जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, देखो किस लिपि में लिखा हुआ है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था ना अशोक के अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे मिलते हैं हमको, ब्राह्मी लिपि में। अधिकतर उत्तर भारत के अंदर जो अभिलेख मिलते हैं वो अधिकतर ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। तो ये जो लिपि लिखी हुई दिख रही है आपको, वो ब्राह्मी लिपि है। तो ये जो प्रशस्ति यानी कि अशोक के ही खंबे में, स्तंभ में जो लिखा हुआ है, ये सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में भी कुछ लाइनें लिखी हुई मिलती हैं, ठीक है। तो उसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। ये किसके बारे में बताती है, हमें गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त के बारे में बताती है। तो समुद्रगुप्त, इसको लिखा किसने था, समुद्रगुप्त राजा जो था गुप्त वंश का, उसका एक राज कवि था, दरबारी कवि था, जिसका नाम था हरिशेन। तो हरिशेन नाम के राजकवि, दरबारी कवि ने ये अपने राजा की प्रशंसा में कुछ चंद लाइनें इसमें लिखी थी, ठीक है। इसमें सम्राट समुद्रगुप्त की विजय अभियानों को, कि उसने उत्तर भारत के कितने राजाओं को हराया, दक्षिण भारत के कितने राजाओं को हराया, ठीक है। और उसके गुणों की प्रशंसा की है कि राजा कैसा है, क्या है, ठीक है, वो इतना दानवीर है, ये है। तो इस प्रकार की प्रशंसा उसमें इसमें की गई है। समुद्रगुप्त की तुलना कई देवताओं से की गई है इसमें। तो हरिशरण ने क्या किया, अपने राजा की तुलना करी है कई देवताओं के साथ, जैसे कि कुबेर के साथ। कुबेर कौन है, धन का देवता, ठीक है। हिंदू समाज में जो धन का देवता है वो कुबेर माने जाते हैं। इसी प्रकार से यम कौन है, यम जो है वो न्याय के देवता माने जाते हैं, ठीक है। तो वरुण जो है वो जल राशि के स्वामी है, जल के देवता वरुण माने जाते हैं। और इंद्र के देवता, जो देवताओं के राजा है इंद्र, उनके समान समुद्रगुप्त को इसमें बताया गया है। तो और ये भी कहा गया है कि वो वीणा बजाता था, ठीक है। तो कई प्रकार की बातें हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानने को इस प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। हो सकता है आपका एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाए प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। तो प्रयाग प्रशस्ति बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिहाज से, तो इस पे बहुत अधिक फोकस करिएगा, इसको पढ़िएगा प्रयाग प्रशस्ति को। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, हाँ, लेकिन शॉर्ट में आ सकता है। प्रयाग प्रशस्ति आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं मौर्योत्तर काल में समाज में हुए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो मौर्योत्तर काल में समाज में क्या क्या बदलाव हुए, ठीक है, क्या क्या नियम बदले, क्या क्या चेंजेस आए, समाज पहले कैसा था अब कैसा हो गया, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो उसमें मैंने पहला आपका नियम लिखा है, देखो मौर्योत्तर काल में ये राजनीतिक बदलाव। पहला बदलाव क्या है, राजनीतिक। राजनीति में क्या बदलाव हुआ, तो मैंने अभी आपको बताया कि कुषाण राजाओं ने क्या किया, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने आप को देवी देवताओं के साथ जोड़ना शुरू किया। क्योंकि एक तो कुषाण क्या थे, वैसे ही बाहर से आए हुए प्रजाति थी,
ठीक है। अब भारत के अंदर उनको अगर अपना शासन सत्ता मजबूत करनी है तो क्या करेंगे, अपने आप को जबरदस्ती तो करेंगे, तो लोग विरोध करेंगे, है ना, जनता विरोध करेगी कि भाई जबरदस्ती हम पे अपने नियम थोप रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, कुषाण राजाओं ने क्या किया, अपने आप को भारतीय देवी देवताओं के साथ जोड़ना शुरू कर दिया कि देखिए राजा का पद एक देवी पद होता है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो जब लोगों ने इस बात को मानना शुरू किया तो लोगों ने कहा हाँ भाई राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और वो हमारे अच्छे कार्य के लिए, हमारे उपकार के लिए, मतलब हमें हमारे तरक्की के लिए, हमारे विकास के लिए ईश्वर ने एक प्रतिनिधि भेजा है अपना जो हम पर शासन करे, तो हमें इसकी बातें माननी चाहिए। तो ये एक प्रकार से कुषाण राजाओं ने क्या किया, अपना एक पावर दिखाने के लिए अपने पद को देवी देवताओं के पद के साथ जोड़ना आरंभ किया। और सबसे पहला काम ये भारत के अंदर किसने किया, तो वो कौन थे, कुषाण राजा। ठीक है। अब ग्रामीण क्षेत्र में बताओ, ग्रामीण क्षेत्र में जो बदलाव हुआ कि राजा और प्रजा के पारस्परिक संबंध कैसे थे, राजा और प्रजा कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थी, तो इसके बारे में हमें कई ग्रंथों से जानकारी मिलती है। पंचतंत्र, ठीक है, पंचतंत्र एक ग्रंथ है, इसकी कहानियां भी है बहुत सारी। पंचतंत्र है, आपको बहुत सारी कहानियां बचपन में पता नहीं आपने पढ़ी है, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। विष्णु शर्मा नाम के एक राइटर थे, लेखक थे, जिन्होंने पंचतंत्र लिखा था। ठीक है। और साथ ही जातक कथाएं, मैंने अभी आपको बताया जातक कथाएं क्या है, महात्मा बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, जातक कथाएं कहते हैं। ठीक है, कथा 6 में भी ये जातक कथाओं के बारे में मिलता है, बहुत सारी जातक कथाएं थी। तो इन जातक कथाओं के बारे में इन ग्रंथों से हमें क्या मिलता है, उस समय के समाज के बारे में जानकारी मिलती है कि राजा और प्रजा के आपस के संबंध किस प्रकार के थे। तो उससे क्या पता चलता है इन ग्रंथों से कि उस समय के राजा क्या करते थे, कई प्रकार के कर लगाने लग गए थे जनता के ऊपर। ठीक है। और उनसे बचने के लिए जनता क्या करती थी, बहुत सारी जनता क्या करती थी, भाग जाती थी, जंगलों में भाग जाया करती थी। यद्यपि कर चुकाने के लोगों ने उपज को बढ़ाने के उपाय निकाले। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जनता के ऊपर राजा ज्यादा कर लगा रहा है तो उन्होंने खोजा कि भैया किस तरीके से हम उपज बढ़ाएं अपना, ताकि हम अपने लिए भी बचा सके और राजा को भी दे सके। तो उन्होंने क्या किया, लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग करना शुरू किया, उन हलों से खेती करना शुरू करी। इसकी पहले वाली साइड में देखेंगे अगर आप, तो इसमें मैंने आपको चित्र दिखा रखा है हल का, देखिए फाल लिखा हुआ है नीचे, ये किसका होता है, लोहे का। ठीक है, सबसे पहली धातु लोहा, सबसे पहली धातु जिसका मनुष्य ने प्रयोग किया था वो कौन सी थी, तांबा। ठीक है, लोहा, लोहा की जब खोज हुआ तो लोहे की खोज के बाद लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग करना शुरू किया इंसान ने। ठीक है, और उससे क्या हुआ, क्योंकि ज्यादा गहराई तक खुदता था तो जो उपजाऊ भूमि है वो ज्यादा क्या होती थी, उसकी खुदाई हो सकती थी, मतलब अच्छे से भूमि की खुदाई होगी तो अनाज या फसल अच्छी उगेगी। ठीक है, खेती की उपज की नवीन तकनीकी इजाद से समाज का विशेषकर खेती से जुड़े हुए लोगों में भेदभाव बढ़ा। कैसे, क्योंकि जब अनाज अधिक उत्पादित होने लग गया, ठीक है, तो कुछ तो ऐसे हुए समाज में, तो समाज में क्या एक प्रकार की भिन्नता पैदा हो गई, अमीर गरीब, कुछ भूमिहर खेतीहर बन गए, मजदूर बन गए, कुछ श्रमिक ही रह गए, कुछ छोटे मोटे किसान रह गए, कुछ बड़े बड़े जमींदार बन गए। ठीक है, जिनके पास ज्यादा अनाज हुआ, जिनके पास थोड़ी जमीन थी, ज्यादा ज्यादा बड़े जमींदार बन गए। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु लिखा है, प्रारंभिक शताब्दी ईस्वी से ही भूमिदान की परंपरा आरंभ हो गई थी। भूमिदान की परंपरा मतलब भूमि को देने की। राजा क्या करते थे, जो धार्मिक कार्यों के लिए, धर्म से संबंधित जुड़े हुए कार्यों के लिए लोगों को जमीनें दान करते थे। ठीक है, तो यह ऐसी प्रकार की भूमि जो धार्मिक कार्यों के लिए ब्राह्मणों को दी जाती थी, उस भूमि को क्या कहते थे, अग्रहार। अग्रहार भूमि, ये एक टर्म है अग्रहार। ठीक है, ये शब्द है, अग्रहार भूमि कहते थे ऐसी भूमि को जो ब्राह्मणों को दान दी जाती थी उनके धार्मिक कार्यों को करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये भूमि दान की परंपरा बाद के कालों में क्या हुई, धीरे धीरे करके बढ़ती रही। गुप्त काल, गुप्त राजाओं और उसके बाद के चौथी और पांचवी छठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते ये परंपरा बढ़ने लग गई। राजा छोटे मोटे कार्यों के लिए भी भूमि दान देने लग गए, तो इससे क्या हुआ, राजकोष रिक्त होने लग गया। ठीक है, और समाज में कई छोटे मोटे सामंत पैदा होने लग गए, सामंत छोटे मोटे राजा आए। जब मैंने आपको फ्यूडलिज्म वाला 11th क्लास में पढ़ाया था ना, वो यूरोप में कैसे फ्यूडलिज्म आया था। ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता टॉपिक है ये। तो कैसा भारत के अंदर भी ऐसे सामंतों का सामंत वर्ग बनने लग गए। राजा की शक्ति धीरे धीरे क्या हुई, राजकोष खत्म होने लग गया। राजा की शक्ति मेन दो चीजों पर निर्भर करती है, एक तो राजकोष पर निर्भर करती है, आर्मी पे निर्भर करती है, इसकी मिलिट्री और धन। मिलिट्री और धन ही नहीं होगा, पावर ही नहीं होगी, तो राजा किस बात का राजा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब राजकोष रिक्त होने लग गया राजा का, क्योंकि उसने ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भूमिदान देना शुरू कर दिया। पहले तो केवल धार्मिक कार्य के लिए दे रहा था, अब हर किसी को, सिपाही को, इसको उसको सबको देने लग गया, तो उससे उसका राजकोष रिक्त होने लग गया। रिक्त राजकोष के कारण राजाओं की शक्ति धीरे धीरे क्षीण
क्षीण होने लगी और समाज में जो और वर्ग की जिनको भूमियां दान की गई वो शक्तिशाली होते गए और वो राजा के भी उपराजा इस प्रकार से कई बनते गए। ठीक है, तो इस वजह से भी गुप्त राजवंश का पतन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ब्राह्मणों से भूमि कर नहीं लिए जाते थे। ब्राह्मणों को स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार दिया था। राजाओं ने ब्राह्मणों को इतना अधिकार दिया था कि ब्राह्मणों से हम कर नहीं लेंगे। ब्राह्मणों क्या करेंगे, अपने गांव में जो ब्राह्मण होंगे वो अपने गांव के लोगों से कर लेंगे और उसको क्या करेंगे, राजकोष में जमा करेंगे। इसी प्रकार से नगर और व्यापार में क्या परिवर्तन आया, देखिए पाटलिपुत्र, पटना, आज का पटना, बिहार की राजधानी है ना पटना, आपका ये मैप में भरने के लिए आता है मानचित्र में, पटना कहाँ है, पाटलिपुत्र भरिए। मथुरा उत्तर प्रदेश में, उज्जैनी, ठीक है उज्जैन। और बाद के कालों में भी कुछ नगर विकसित हुए जो समुद्र तट के किनारे विकसित हुए, जैसे कि फुहारनी की उस काल में बहुत सारे नगर विकसित हुए थे। नगरों का विकास कब से शुरू हो गया था, नगरों का विकास सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में हमको नगर मिलते हैं। उसके बाद महाजनपद काल मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, तो महाजनपद काल में भी आपको नगर मिलने शुरू हो जाते हैं। तो महाजनपद काल को पहले हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति और महाजनपद काल को द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो इस प्रकार से कई नगर विकसित हुए और कुछ नगर जल समुद्र तट के किनारे थे जो बंदरगाह के रूप में विकसित हुए, जैसे कि पुहार नाम का एक बंदरगाह विकसित हुआ। ठीक है, ऐसे ही कई नगर विकसित हुए थे धीरे धीरे कर इस काल में। इससे व्यापार को बढ़ावा मिला। व्यापार का कार्य कुछ व्यापारिक समूहों के द्वारा किया जाने लगा। कुछ व्यापारिक जो ग्रुप्स थे वो बनने लग गए। इन ग्रुप्स को क्या कहा जाता था, श्रेणी, व्यापारिक श्रेणी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, व्यापारिक श्रेणी। कई बार आपका व्यापारिक श्रेणी किसे कहते हैं या श्रेणी किसे कहते हैं, इस प्रकार के छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो व्यापारिक समूह को क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, इस काल में व्यापार बहुत अधिक फला फूला। ठीक है, मौर्योत्तर काल में काफी ज्यादा व्यापार फला फूला। ठीक है, दक्षिण भारत में खासकर जो चोल चेल पांडे वाला जो इलाका था वहां पर भी ये काफी फला फूला। और महाराष्ट्र में जो सातवाहन राजा थे उनके काल में भी ये व्यापार काफी फला फूला। तो सातवाहन राजाओं में एक सातवाहन राजा का नाम मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी नाम का एक सातवाहन राजा हुआ था। ठीक है, और इस सातवाहन राजाओं के काल में भी काफी जो है व्यापार फला फूला। ये व्यापार उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, इन सभी जगहों तक यह व्यापार होता था। बहुत सारे व्यापारी क्या करते थे, मसालों का, कपड़ों का, जड़ी बूटियों का, ऐसी वस्तुओं का व्यापार करते करते काफी धनी बन गए। ऐसे व्यापारियों को तमिल भाषा में मस्थुवन और प्राकृत में सत्तवा और हिंदी में सेट्टी कहा जाता था। ठीक है, जो धनी बन गए ये सारी जड़ी बूटियां, मसालों, उनका व्यापार करते करते। व्यापारिक लेन देन के लिए सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। मैंने आपको बताया था सबसे प्राचीनतम सिक्के महाजनपद काल में उस टाइम पे ही आ चुके थे। इन सिक्कों को क्या कहते थे, आहत सिक्के। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही टेढ़े मेढ़े और कोई आकार नहीं होता था इनका, ठप्पे मार के बनाए जाते थे। लेकिन बाद में जब हिंद यवन नाम के शासक भारत के अंदर आए, ये कौन से, ये बाहर से आए थे, हिंद यवन शासक जो आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला इलाका है वहां पर शासन करते थे। धीरे धीरे करके इन्होंने भारत के अंदर तो नहीं, उसी एरिया में, क्योंकि वो तब पहला पूरा भारत ही था, उसके अंदर उन्होंने शासन किया। और सबसे पहले इन हिंद यवन शासकों ने ही जो है सही प्रकार के आकार के सिक्के चलाए, उसमें राजाओं का नाम अंकित किया और आकृतियां डाली राजाओं की। ठीक है, सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने, कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, कुषाण राजाओं ने। और सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलाए, गुप्त राजाओं ने। और छठी शताब्दी के बाद हमें स्वर्ण सिक्कों की मात्रा में कमी नजर आने लगी, यानी कि सोने के सिक्के जो बनाए जाने लगे गुप्त राजाओं के बाद, ये सिक्के क्या होने लग गए, उनमें सोने की मात्रा में कमी आने लगी, यानी कि सोने के सिक्कों में सोने की जो मात्रा थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई। इसका क्या कारण हो सकता है, देखिए मैंने आपको जब आपका 11th वाला चैप्टर था 11th क्लास में, उसमें आपने रोम का पतन पढ़ा था। भारत का व्यापार रोम के साथ चलता था, विलासता की वस्तुएं रोम के साथ, रोम क्या करता था, अपने मसाले, जड़ी बूटियां, ये सब मंगाने के लिए भारत के साथ क्या करता था, वो भारत को बहुत ज्यादा सोने चांदी देता था और उसके बदले अपने मसाले, जड़ी बूटियां की वस्तुएं लेता था। ठीक है, जब रोम का पतन हो गया तो व्यापार क्या हो गया, अपने आप चौपट हो गया। तो जब गुप्त राजा, उस समय गुप्त राजाओं के पास क्या था कि सोने की कमी होने लग गई, क्योंकि रोम से सोना चांदी आ ही नहीं रहा है, रोम के साथ व्यापारी चौपट हो चुका है, रोम का पतन हो चुका है, तो रोम के साथ भारत का व्यापार धीरे धीरे ठप हो गया। जब धीरे धीरे व्यापार ठप हो गया तो सोने की मात्रा भारत में कमी होने लग गई। ये कमी के चलते
गुप्त राजाओं ने कैसे सिक्के ढालने शुरू कर दिए, मिलावटी सिक्के, यानी कि अब उनमें सोने की मात्रा कम, यानी कि पहले जैसे सोने के सिक्कों में अगर 90% सोना है और 10% पीतल या कुछ और मिला के धातु मिलाकर सिक्का बनाया है, तो बाद के कालों में क्या होने लग गया, केवल 50% सोना और बाकी की अन्य धातु, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये केस का इसकी वजह मानी जाती है, एक बहुत बड़ी वजह भारतीय इतिहासकार मानते हैं कि ये सोने के सिक्कों में सोने की मात्रा में कमी इसलिए आई क्योंकि रोम के साथ भारत का व्यापार ठप हो गया था, क्योंकि रोम का पतन हो चुका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यह सम्राट हर्षवर्धन के बारे में। गुप्त राजाओं के बाद भारत के अंदर उत्तर भारत में बेसिकली सबसे शक्तिशाली जो राजा फिर से उभर कर सामने आया वो कौन था, सम्राट हर्षवर्धन। ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन। एक चीज मैं आपको और बताऊंगी कि गुप्त राजाओं के काल में ही भारत के अंदर हूण नाम की एक प्रजाति थी, इन्होंने भारत पे बहुत आक्रमण किए हूणों ने, और इसकी वजह से हूणों के आक्रमण, लगातार आक्रमणों की वजह से गुप्त राजवंश धीरे धीरे खत्म होते गया। हालांकि ये एक कारण नहीं था, कारण बहुत सारे थे गुप्त राजाओं के पतन के पीछे। ठीक है, लेकिन एक हूण नाम की प्रजाति जो थी उसके लगातार होने वाले आक्रमण भी गुप्त राजाओं के पतन के लिए जिम्मेदार थे। तो धीरे धीरे अराजकता की स्थिति फिर से भारत के अंदर उत्पन्न हुई, उत्तर भारत में, और इस उत्तर भारत की स्थिति को फिर से एक सूत्र में बांधने का जिसने काम किया वो था सम्राट हर्षवर्धन, जिसका 606 से 647 से 48 ईस्वी तक शासन चला। ठीक है, वो थानेश्वर हरियाणा में, इसका राजवंश का नाम था पुष्यभूति राजवंश। क्या नाम था, पुष्यभूति राजवंश, थानेश्वर हरियाणा, आज का जो हरियाणा वाला इलाका है। इसके पिता प्रभाकर वर्धन, माँ यशोमती, भाई राजवर्धन, बहन राजश्री थी। गुप्त वंश के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में जो फिर से अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसे एक सूत्र में पिरोने का काम फिर से किसने किया था, सम्राट हर्षवर्धन ने। इस हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था बाण भट्ट। इसने 2 ग्रंथ लिखे थे, कादम्बरी और हर्षचरित्र और कादम्बरी, जो 2 ग्रंथ हैं ये किसने लिखे, बाण भट्ट ने। किसकी प्रशंसा में लिखे गए, अपने राजा सम्राट हर्षवर्धन की प्रशंसा में। वो खुद भी एक नाटककार, और सम्राट जो था वो खुद भी नाटककार था, कवि था। उसने भी 2 ग्रंथ लिखे थे, कौन कौन से, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और इसी सम्राट हर्षवर्धन के टाइम पे एक चीनी यात्री वेंग सांग नाम का चीनी यात्री उसके दरबार में आया था। इसके शासनकाल की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, अशोक सम्मेलन और प्रयाग सम्मेलन। अशोक सम्मेलन क्या था, सॉरी, कन्नौज सम्मेलन और प्रयाग सम्मेलन। कन्नौज सम्मेलन और प्रयाग सम्मेलन तो क्या था कि सम्राट हर्षवर्धन जो था वो बहुत ही धार्मिक, उसका जो पक्ष देखेंगे अगर आप, तो वो एक प्रकार धर्मनिरपेक्ष शासक था। धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देता था। ठीक है, तो उसकी राजधानी शुरुआत में तो थानेश्वर में ही थी हर्षवर्धन की, बाद में कन्नौज, तो कन्नौज को उसने अपनी राजधानी बनाया और वहां पे उसने एक धार्मिक सम्मेलन आयोजन किया। ये सम्मेलन मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी हुएंग सांग से प्रेरित होकर उसने आयोजित किया था। ऐसा माना जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन के जो पूर्वज थे, उससे पहले के जो शासक थे, उसके पिता, उसके परदादा, दादा, वो सब सूर्य भगवान की उपासना करते थे या शैव धर्म के उपासक थे, यानी कि शिव को मानते थे। लेकिन ये हुएंग सांग नाम के चीनी यात्री के प्रभाव में आकर के सम्राट हर्षवर्धन बौद्ध धर्म से बहुत अधिक प्रभावित हुआ था, और बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के इसने क्या किया था, कन्नौज में एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। इसी प्रकार प्रयाग यानी इलाहाबाद में भी एक धर्म सम्मेलन, धार्मिक सम्मेलन का इसने आयोजन किया था, और हर 5 साल में इस प्रकार के धार्मिक सम्मेलन का ये आयोजन करता था। खुद जो चीनी यात्री हुएंग सांग है उसने इस बात का उल्लेख किया है, ठीक है, कि वो इस सम्मेलन में शामिल हुआ था। और ये जो प्रयाग सम्मेलन है ये सम्राट हर्षवर्धन की दानशीलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सम्राट हर्षवर्धन बहुत ही दानी व्यक्ति माना जाता था। तो ये हुएंग सांग ने ऐसा लिखा है अपने वर्णन में कि सम्राट हर्षवर्धन जब प्रयाग सम्मेलन में उसने बहुत सारा दान दक्षिणा देनी शुरू करी लोगों को, और जब उसके पास लास्ट में कुछ नहीं बचा तो उसने अपने कपड़े तक दान दे दिए थे। ठीक है, बाद में अपनी बहन से कपड़े मांगकर उसने पहने लास्ट में, लेकिन अपने शरीर पर, तन पर जो एक कपड़ा था वो भी उसने लास्ट में, अंतिम चीज भी जो अपने पास थी उसने वो भी दान कर दी। तो ये दान वीरता के लिए अगर भारतीय इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण शासकों के नाम में सम्राट हर्षवर्धन का नाम भी शामिल है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको 2 चित्र दिखा रखे हैं। इसमें एक आपको जो एक मैप दिखाया है भारत का मानचित्र, उसमें सम्राट हर्षवर्धन का राज दिखा रखा है, कहां से कहां तक प्रसारित था, देख लीजिए आप। ठीक है, ये कहां से कहां तक इसका फैला हुआ था, और ये जो चित्र है साथ में ये सम्राट हर्षवर्धन का, और उसी के साइड में जो है वो बौद्ध भिक्षु हुएंग सांग का चित्र है। नेक्स्ट जो आपका स्लाइड है वो है प्रश्नोत्तर के बारे में। तो ये आपको जो है ये पूरा मौर्य काल का टॉपिक जो है यहाँ पे समाप्त होता है। आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चन आंसर करने हैं। ये क्वेश्चन आंसर जो है ये इसी से रिलेटेड है, तो आप
कर लेंगे इसको और करके मुझे भेजेंगे, ठीक है। और जो आपको टॉपिक पढ़ाया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अग्रहार क्या है और ये सब, ठीक है। इनके बारे में कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक कौन है, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताना है आपको, सम्राट हर्षवर्धन के धार्मिक पक्ष के बारे में आपको बताना है कि धर्मनिरपेक्ष शासक था ये, ठीक है। और किस प्रकार से कन्नौज और प्रयाग सम्मेलन इसने आयोजित किए थे, टाइम टाइम पर इस प्रकार के धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन ये करता रहता था, ठीक है। गुप्त काल, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरी में, इसको आपको लॉन्ग लिखना है और लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है कि गुप्त काल के बाद के कालों में स्वर्ण के सिक्कों में, सॉरी दो बार टाइप हो गया है, गुप्त काल के बाद के कालों में स्वर्ण के सिक्कों में, ठीक है, स्वर्ण की मात्रा में कमी आने लगी, क्यों, इसे अपने शब्दों में परिभाषित करें, ठीक है। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दे रही हूँ, ये थोड़ा सा जो है इसको जो है आप सही से सुन लें फिर से, कि गुप्त काल के बाद के कालों में स्वर्ण के सिक्कों में स्वर्ण की मात्रा में कमी आने लगी, ठीक है, क्यों, इसे अपने शब्दों में परिभाषित करें, ठीक है। समझ में आया कि गुप्त काल के बाद के कालों में, यानी कि गुप्त काल के बाद के कालों में स्वर्ण के सिक्कों में स्वर्ण की मात्रा में कमी आने लगी, क्यों, इसे अपने शब्दों में परिभाषित करें, ठीक है। सॉरी मिस टाइप हो गया मुझसे, तो इसको आप जो है लिख लेंगे और इसको जो है मतलब सोने के सिक्कों में सोने की मात्रा क्यों कम आने लगी। मैंने अभी आपको जो टॉपिक पढ़ाया उसमें एक्सप्लेनेशन दिया है कि रोम का पतन हो गया था, रोम के साथ भारत का व्यापार चलता था, ठीक है। भारत से रोम क्या करता था, अपनी विलासिता की वस्तुएं खरीदता था, मसाले, कपड़े, इस प्रकार की चीजें। और जब रोम का पतन हो गया तो भारत के साथ रोम का व्यापार ठप हो गया, और इस व्यापार के ठप होते ही क्या हुआ, स्वर्ण की मात्रा कम होने लग गई भारत के अंदर। तो गुप्त राजाओं ने मिले जुले और जो है मिश्रित धातु के सिक्के चलाने शुरू कर दिए और सोने की मात्रा सिक्कों में कम कर दी। तो उसको थोड़ा सा आप बड़ा चढ़ा के एक्सप्लेन करके लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, तो मतलब कम से कम 1.5 पेज का होना चाहिए, ठीक है। जितने भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है इनको आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।